दर्शकों को बताते हैं, यूरोप में नाटो के विस्तार से आग बबूला है दरअसल रूस ने अमेरिका और नाटो को दी है खुली चुनौती। रूस के डेप्यूटी एनएसए मेदवेदेव ने ऐलान किया है प्रॉक्सी वॉर बंद करें नहीं तो होगा न्यूक्लियर वॉर, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और ये सब जो अभी कर रहा है अमेरिका और नाटो यूक्रेन में जिस तरह की मदद दे रहे हैं, उस सब को वो उकसावा मानते हैं, उस सब को वो प्रॉक्सी वॉर मानते हैं। रूस को उकसाना बंद करे नाटो, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। आस्थाना जी, दिमित्री मेदवेदेव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप जो सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं, आप जो आर्थिक मदद दे रहे हैं, ये सब कुछ उकसावे की श्रेणी में है, ये सब प्रॉक्सी वॉर है। अगर ये बंद नहीं होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगा। वो तो सीधी धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रॉक्सी वॉर है और जो अभी नाटो कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि ये रूस को उकसाने की पूरी कोशिश है। और वो ये लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा चले ताकि अमेरिका का लड़ाई का सामान बिके, तेल रूस से कोई ना खरीदे, अमेरिका का तेल बिके, और उसके बाद में जो ये बर्बादी होगी, चाहे यूक्रेन में हो या फिनलैंड में हो, वहाँ जाके फिर इनके कॉन्ट्रैक्टर उससे भी पैसा बटोरे। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि रूस के सामने इस समय एक ही विकल्प है कि किसी तरीके से नाटो को डराया जाए ताकि उनके सोल्जर यूक्रेन में ना घुसे, और फिनलैंड जो है उसके साथ नाटो का बॉर्डर, फिनलैंड नाटो में ना जाए ताकि रूस का बॉर्डर जो है वो नाटो के साथ ना लगे। यही नाटो भी चाहता है। लेकिन ये जो एस्केलेशन की जा रही है, ये किसी तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए की जा रही है। लेकिन अभी अगर आप देखें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ग्राउंड में सिचुएशन ये है कि 90% डोनबास रूस के पास है, और रूस अभी तकरीबन उस हालत में है कि यूक्रेन को लैंडलॉक करने की कोशिश में है। लेकिन रूस को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। रूस को नुकसान उठाना पड़ा है, और उसी नुकसान की एक और जानकारी, उसी नुकसान की एक और बड़ी जानकारी देंगे हम अपने दर्शकों को। किस तरह का नुकसान ब्लैक सी में रूस को लगातार हो रहा है वो आइए बताते हैं। वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए और विस्तार से बताएंगे कि कैसे ब्लैक सी में एक के बाद एक बड़े नुकसान हो रहे हैं रूस को। ये जो नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं रूस को, दरअसल उसका क्या मतलब है, उसका खामियाजा किस तरह से रूस उठाएगा, और ये नुकसान यूक्रेन कैसे पहुंचा पा रहा है, रूस को इतना नुकसान कैसे हुआ है। एक के बाद एक कई जो शिप्स हैं रूस के, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और इसी को लेकर एक ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, ये वो भी हम अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे स्नेक आइलैंड के पास एक और जो शिप है रूस का, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट सामने आई है और उसका एक वीडियो भी सामने आया है। रूसी शिप पर यूक्रेन का मिसाइल अटैक, और उसका वीडियो एक है जो सामने आया है। यूक्रेन के मिसाइल हमले में नेवी का शिप तबाह हुआ है। इससे पहले दो और शिप, एक तो मोक्स्वा डूबा था, वो सबसे बड़ा नुकसान था। हमले के बाद रूसी शिप में आग लगने की भी खबर है। स्नेक आइलैंड से क्रीमिया की तरफ जा रहा था ये शिप, जब इसे मिसाइल से इस पर अटैक किया गया और नुकसान हुआ। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि काला सागर लाल तो नहीं हो जाएगा, या लाल तो नहीं हो रहा है जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने मिसाइल दागी। रूसी शिप पर अटैक से पहले का वीडियो है जो वायरल है, वो जो वीडियो है वो सामने आया है। देखिए, ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे स्नेक आइलैंड से क्रीमिया की तरफ, जहां पर फिलहाल कब्जा है रूस का, 2014 से कब्जा है, वहां जा रहा था ये शिप, और इस पर मिसाइल से अटैक किया गया और उस मिसाइल अटैक में ये शिप तबाह हुआ है। इसका एक वीडियो है। बताया ये जा रहा है कि MI8 हेलीकॉप्टर से सैनिकों की अनलोडिंग हो रही थी और उसके दौरान ये अटैक किया गया। स्नेक आइलैंड में सैनिकों को उतारने के दौरान धमाका हुआ और शिप तबाह हो गया। वीडियो की तारीख साफ नहीं है, घायलों की भी कोई जानकारी नहीं है, इस पर रूस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस वीडियो में दावा यही किया जा रहा है कि यूक्रेन ने एक और बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया है। कपिल जी, बड़े नुकसान रूस को भी उठाने पड़ रहे हैं। ये नुकसान तो युद्ध में होंगे, लेकिन मैं अब ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि ये यूक्रेन की आर्मी जो है, ये उनके मिसाइल अटैक से ये रूशियन शिप्स डूबे हैं, बड़ी क्लियरली। क्योंकि देखिए, जर्नल्स मौजूद हैं, हर कोई जानता है कि आप कोई मिसाइल दें, कोई आर्मामेंट दें, उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग, उनको चलाने का उसका ये नहीं होता कि ये कोई वो बाजार से पटाखा नहीं है कि आप 5 रुपए का खरीद के ले आए और आपने पलीते में आग लगा दी और वो पटाखा चला दिया उसके बाद में। ये बार बार इस बात को प्रूव करता है कि यूक्रेन के अंदर मर्सनरीज मौजूद थे। और मुझे आज याद आ रहा था कि जैसे 47 के अंदर सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वो कह के कि कबाइलियों का हमला है, सेना ने, सारी पाकिस्तान की सेना थी
जो वो पहन करके वो कुर्ते और वो क्या सलवार उनकी आ गई थी, यही मुझे कुछ लग रहा है यूक्रेन के अंदर हो रहा है। आपके मुताबिक अमेरिका जो है नेटो फोर्सेस यहाँ पर मौजूद दिखा नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से दुम दबा के भागा है उनको आर्मामेंट गिफ्ट करके, तो इसलिए ये वॉर बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन, मतलब इस तरह का नुकसान अगर रूस को हो रहा है तो ये प्रॉक्सी वॉर से भी आगे कई कदम बढ़ चुकी है। राजीव नयन जी, ये जो नुकसान उठा रहा है रूस, क्या ये रूस को और उकसाएगा, क्या उसे और पुश करेगा कि वो कोई इस तरह का कदम उठाए, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि नेटो अमेरिका चाहते हैं कि इस हद तक पुश करें वो रूस को? देखिए, अमेरिका बार बार इस बात को उठा रहा है कि किसी भी क्षण रूस परमाणु हमला कर सकता है और परमाणु हमला की तैयारी कर रखा है। ये आज की बात नहीं है, और आज के जिसे आपने अभी रिपोर्ट दिखाया, उनके इंटेलिजेंस चीफ का रिपोर्ट था, आज सारे अमेरिकन अखबारों ने दिखाया भी था, बताया भी था। तो ये नई बात है कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स चल रही है। इसके पीछे की जो मंशा है, वह मंशा है कि दुनिया का एक पब्लिक ओपिनियन दुनिया भर में रूस के खिलाफ खड़ा किया जा सके। ये उनका बड़ा ही स्पष्ट दृष्टिकोण है। अब रही बात रूस की, रूस क्यों बार बार एन वर्ड का इस्तेमाल करता है, न्यूक्लियर वर्ड का इस्तेमाल करता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस झड़प कह दे या ऑपरेशन कह दे, जो भी कहे, उसमें न्यूक्लियर वर्ड का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो गया है। तो इसमें रूस की एक अपनी रणनीति है, रूस की एक अपनी स्ट्रेटजी है। वह भी इन्हें भयभीत करना चाहता है कि जल्दी से युद्ध को समाप्त किया जाए। जो न्यूक्लियर का जो भय दिखाया जा रहा है, युद्ध को लंबा खींचने के लिए नहीं, जबकि निगोशिएशंस में जब वो बैठे तो वो डरे सहमे। एक और बात जो भी बार बार उठकर आ रही है कि न्यूक्लियर उसके विषय में, देखिए, रूस की जो अपनी जो उनकी परमाणु नीति कही है या रणनीति कही है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कही है, उसमें इतने अलर्ट हमेशा से, उनका 1/3 न्यूक्लियर फोर्सेज हमेशा से अलर्ट पे रहा है और ये सर्वविदित है। दूसरी बात है कि उनका नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है, केवल भारत और चीन की है। तो उसमें नो फर्स्ट यूज में उन्होंने 4 कंडीशंस रखे उनके। अगर आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे गंभीरता से, उसमें 4 उन्होंने शर्त रखी है कि जहां वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिद्धांततः जब उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जिसे कि इस फ्रेज का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, हर बार इस्तेमाल हो रहा है, इसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये राजीव नयन जी, देखिए, ये तो डिफाइन, जाहिर सी बात है, रूस अपने हित को देख के करेगा ना। ये तो रूस को डिफाइन करना है। वो कहेगा फिनलैंड में नेटो का सदस्य बन गया, ये मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो देखिए, वो कहता भी नहीं है। अगर वो ये कह भी दे तो ये तो रूस की रीति होगी कि वो किसको समझता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। नहीं कहता है। देखिए, मेडवेदेव की आपने बात कही, उसने कहा कि उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।